चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। तो मैं आज फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के पास नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले हम सभी ने पार्ट 5 तक की वीडियो को देख चुके थे, पढ़ाई किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया। अभी जो हम लोगों को आज पढ़ाई करने वाला है करने हैं नेक्स्ट टॉपिक को उसके आगे से पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो बलाघूर्ण का फार्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ तक की बात को हम लोगों ने क्या किया था, क्लियर किया था। आज जो हम सभी को पढ़ना है वह उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आगे से पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोगों की है वह है परावैद्युतांक। तो आज जो हम सभी को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, वह टॉपिक है परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर पेपर में ये पूछा जाता है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो इससे पहले मेरा ये सजेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और पिछली वीडियोस को जितने भी साथियों ने नहीं देखा अभी तक जाओ वो फटाफट से पिछली क्लासेस को पढ़ो, ताकि ये क्लासेस आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो डायरेक्ट अगर आप छठे पार्ट में 5वें पार्ट में पहुँचते तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो पहले जाओ मेरे पार्ट 1 से पार्ट 6 तक की सारी वीडियो को देखो, तब पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को इंग्लिश में जो है कहते हैं वह कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस तरीके से। ठीक है, और फिजिक्स में किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। डिफिनेशंस अपने आप बनती है, जैसा मैंने पहले कह चुका था और अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि फिजिक्स को बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को क्या करना है, समझना है। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो परावैद्युतांक को क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो जब भी कहे वायु या निर्वात के लिए, जब भी बात करें वायु या निर्वात की, है ना, जब भी बात करें वायु या निर्वात की, तो वहाँ पर जो बल लगने का फार्मूला होता है वह होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। क्लियर, Q1 Q2/r² होता है। इस तरीके से जब भी वायु या निर्वात की बात करेगा विद्युत बल की, तो फार्मूला लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। और ये बल है वायु या निर्वात के लिए, तो इसको मान लिया F1। क्लियर। अब बात करते हैं, ये था वायु या निर्वात के लिए। अब बात करें किसी माध्यम में, जैसे आवेश वगैरह, किसी माध्यम की बात कर लें, तो माध्यम में वायु या निर्वात के लिए बल का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। और जब भी बात करें किसी माध्यम में बल की, माध्यम का मतलब जैसे कोई पदार्थ में या जैसे किसी चीज़ में आवेश का स्थानांतरण वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, माध्यम। ठीक है, किसी पदार्थ वगैरह में जब होगी बात तो उसे माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो माध्यम में जो बल का फार्मूला होता है वह उसको मान लिया F2। और माध्यम के लिए जब बात करेगा तो 1/4πε0। और यहाँ पर वायु या निर्वात के लिए सिर्फ इतना रहता है, और माध्यम के लिए क्या करेंगे कि अपने पास से जोड़ देंगे। क्लियर, और हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्लियर, और ये होगा रिलेशन नंबर सेकेंड। दोनों में डिफरेंस क्या है, वायु या निर्वात के लिए सिर्फ 1/4πε0 होगा, और किसी माध्यम के लिए जो होगा 1/4πε0 k होगा, k जुड़ जाएगा। अभी क्या हो गया, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये रिलेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो एक को क्या करेंगे, एक को समीकरण नंबर 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से F1/F2 हो जाएगा। F1 को जब भाग करेंगे तो F2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया F1 का मान, और बटे F2 का जो मान होगा वह कितना होगा, F2 का जो मान होगा वह होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यहाँ से 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r² से r² आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो F1 और बटे में F2 है इसका जो मान आ जाएगा वह यहाँ से सिर्फ बचा k, तो F1/F2 का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा कितना, k। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा, देखिए F1 को कहते हैं वायु या निर्वात और F2 को कहते हैं माध्यम में। ठीक है,
तो यहाँ से डिफिनेशन बनेगा वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य, दो आवेश है ना, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एवं किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसके अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, F1 को कहते हैं वायु या निर्वात, F2 को कहते हैं माध्यम। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हुआ, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, F1 को कहते हैं वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और F2 को कहेंगे माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। क्लियर। तो डिफिनेशन क्या बनेगा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें और डिफिनेशंस को आप सभी के स्क्रीन पे लाके शेयर कर रहा हूँ। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद डिफिनेशन ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें और वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो भी हमारे परिवार से जुड़े, हमारे एसबी ट्यूटोरियल एसबी परिवार से जुड़े। यहाँ हर एक बच्चे को सफलता का मार्ग यहाँ से प्रशस्त करेगा हमारा एसबी परिवार। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक जोड़ो, हर एक फ्रेंड्स को बताओ ताकि आपके साथ आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ाई करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप सभी लें। तो देखिए डिफिनेशन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। परावैद्युतांक का क्या होता है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे देखिए, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी नोट्स को इसी तरीके से कॉपी पे लिख के बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रटना नहीं, कम्प्लीटली समझते हुए। जहाँ पर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके बार बार देख के पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आप सभी को समझ में आए। तो जब भी ना समझ में आए, प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को बार बार बैक करके आप सभी देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्या किया जाए, इसको रफ करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स है। तो बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में जितनी भी चीज़ों को पढ़ाई करना है, फिजिक्स में जितना भी चीज़ें पढ़ना है वह सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझते जाना है और फिजिक्स अपने आप से ख़त्म होती चली जाएगी। और जहाँ आप रटने के चक्कर में पड़े वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं, चीज़ों को सिर्फ समझना है। बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सपोज इस प्रकार से हमारे पास ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, कोई पृष्ठ है। ठीक, अब इस पृष्ठ से सपोज इस पृष्ठ पर जो है, इस पृष्ठ का नाम है, सपोज कोई सा पृष्ठ है तो इस पृष्ठ का नाम दे दिया ds। कोई छोटा सा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम दे दिया ds। ठीक है, अब इस पृष्ठ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से बाहर की ओर जा रही है और इस पृष्ठ से भी कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बाहर की ओर जा रही है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये E है, मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये दोनों, और विद्युत क्षेत्र रेखा में ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को cos थीटा से शो किया जाता है और जो क्षैतिज घटक होता है इस प्रकार से उसे sin थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वह कोण कितना होगा, वह कोण 90 डिग्री का हो। यह जो कोण होगा वो कोण यदि 90 डिग्री का हो तो ये जो दो रेखाएं बाहर की ओर किसी पृष्ठ से गई हैं उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ध्यान से समझना। किसी पृष्ठ से, ये कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से यदि कोई बल रेखा 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर की ओर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लंबवत दिशा में जो रेखा 90 डिग्री का एंगल बना के जा रही होगी उसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। मीन्स वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। और क्या, मीन्स जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, मीन्स ई जो है वह किससे जा रही है, किसी पृष्ठ से जा रही है, तो लिख दिया ds। और कौन सी रेखा, तो जो लंबवत रेखा है,
तो लंबवत रेखा को ले ली, लंबवत जो है उस घटक को ले लिया cos थीटा, लंबवत घटक को cos थीटा लेते हैं और क्षैतिज घटक को sin थीटा लेते हैं। तो किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली जितनी भी बल रेखा होंगी, मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखा होंगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बना, ds एक छोटा सा पृष्ठ है, तो किसी पृष्ठ से cos थीटा लंबवत है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या, ई को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा की संख्या। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने आप से डिफिनेशन बन गया, मीन्स रटना कुछ नहीं था, है ना, चीज़ों को सिर्फ समझना है और चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। तो फटाफट से आप सभी इतने का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद डिफिनेशन आप सभी की स्क्रीन पर ला के लिखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसके नीचे फार्मूले को आपको क्या करना है, ले जाके लिख देना है, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक। चलिए रफ करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इस प्रकार से होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स। पहला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह इस प्रकार से होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और दूसरा जो विद्युत फ्लक्स होता है वह इस प्रकार से होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार से होता है। अभी क्या होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और क्या होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला तो हमको ये समझना कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अभी बात किया है कि किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली जितनी भी बल रेखा होती हैं उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब जरूरी ही नहीं कि बाहर निकले वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ के अंदर भी आ सकती है बल रेखा, तो उसे ऋणात्मक कहेंगे। क्लियर, समझते हैं दोनों को बारी बारी से। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जैसे इस प्रकार से ये हमारे पास कोई विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, सॉरी कोई पृष्ठ है, और दूसरा हमारे पास इस प्रकार से कोई पृष्ठ है। अब किसी पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाली जितनी भी बल रेखा होंगी इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बना के, मीन्स अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली जितनी भी बल रेखा होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और किसी पृष्ठ में अंदर की ओर प्रवेश करने वाली, ठीक है, किधर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश करने वाली जो बल रेखा होंगी, मीन्स जो ई होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या बात बनी, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाली जो ई होता है, मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, उसे हम धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत बल रेखा दोनों का मतलब एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही है, नहीं तो अलग अलग समझें, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत बल रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखा को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और किसी पृष्ठ में अंदर की ओर प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखा को ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है, तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लें। और अभी जिन बातों को बोला है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन बोला है तो इसको सुन के कॉपी पे लिख लें, और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को बोला है तो इसको भी सुन के कॉपी पे लिख लें।
ठीक है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का वो इस प्रकार से ml⁻³ ml⁻³ और t⁻³ और a⁻⁻1 ये होता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। क्लियर। तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप जुड़ते जाइए, हमारे परिवार से आपका जुड़ना ही सपोर्ट होगा। ठीक है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो है वह क्या है, घन कोण है। घन कोण मीन्स ये किसी टॉपिक में नहीं है फिजिक्स के, इसको अभी डेरिवेशन करेंगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, तो वहाँ पर ये काम देगा, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना बने। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है घन कोण। अब घन कोण क्या होता है देखते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम दे दिया S। ठीक है। या सपोज इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। कभी कभी हम लोगों ने मार्केट में गए होंगे और वहाँ से तरबूज खरीदा होगा, और क्या करते हैं, तरबूज को खरीदते हम लोग उससे बोलते हैं कि भैया मीठा तरबूज देना। अभी क्या करते हैं, ऐसा बोलने पर वो क्या करता है, वो इस प्रकार से अपने पास से एक चाकू लेता है, चाकू पर एक कट इस प्रकार से मारता है और दूसरा कट इस प्रकार से मारता है, और इसको निकाल के इस प्रकार से तीसरा कट ये मारता है, उसको निकाल के देता है कि टेस्ट करो, बताओ तरबूज मीठा है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मान लिया S, और इस ये बड़ा सा कोई है तो इसका में जो कोण बनेगा वो ओमेगा मान लिया कोण। अब इस तरबूज के एक टुकड़े को निकाला, वो इस प्रकार से तरबूज के एक टुकड़े को इस प्रकार से निकाल के क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है ना, किसी बड़े तरबूज से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के दे दिया। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था, पूरे कोण को ओमेगा कहते हैं, तो यहाँ पर छोटा कोण है और छोटे कोण को हम लोग शो करते हैं डी ओमेगा से। क्लियर। और ये छोटा सा टुकड़ा है किसी तरबूज का, तो छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े को S बोले थे, तो छोटे टुकड़े को बोलेंगे क्या, DS। तो यहाँ से जो ये छोटा सा कोण है, इस कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, घन कोण कहते हैं। ठीक है। इस कोण को ही क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। और ये जो घन कोण होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बताने के लिए आपको ये बात बतानी पड़ी। तो ये जो घन कोण होता है, घन कोण जो निकालने का फार्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है, डी ओमेगा बराबर DS cos θ/r²। ठीक है। तो आप ये नोट करके रखना, जब कभी भी बात करें घन कोण निकालने का, तो घन कोण निकालने का फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर DS cos θ/r² की। ठीक है। अभी अब यहाँ से हमको क्या करना है, पूरा घन कोण चाहिए। पूरे घन कोण का क्या फार्मूला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये डी ओमेगा है, डी ओमेगा का हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग डी ओमेगा का इस प्रकार से क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हमको कुल मीन्स पूरा घन कोण ओमेगा, पूरा घन कोण पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये ओमेगा है, W मत समझना। अगर हमको छोटे घन कोण को चाहिए तो फार्मूला लगाएंगे DS cos θ/r², और जब हमको पूरा घन कोण निकालने का कहेगा तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले घन कोण का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको पूरा घन कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान ले जाके यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे, तो हो जाएगा DS cos θ/r²। क्लियर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन DS cos θ/r² का जो मान होगा इतने का, याद में रखना आज से, इसका जो मान होता है वह 4 पाई होता है। ठीक है। इंटीग्रेशन DS cos θ/r² का जो मान होता है वह 4 पाई होता है। ये आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में गॉस की प्रमेय जब आप सभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम देने वाला है। तो फटाफट से इतने टॉपिक को स्क्रीनशॉट लें, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार बैक करके पढ़ाई करना। ठीक है। तो चीज़ें रटना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो भी आएगा गॉस की प्रमेय में, जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ काम देगा, तो भूलना नहीं है। ठीक है। तो आप सभी पढ़िएगा ज़रूर इसको। तो बात करते हैं अब आगे, तो फटाफट से आप सभी स्क्रीनशॉट लें। तो इस प्रकार से अब सामने जो स्क्रीन पे है गॉस की प्रमेय देखिए आ चुकी है आपके। तो अभी इसका हम सभी को डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन करते समय ही घन कोण यूज़ होगा, तो देखना है। आज हम सभी जो है उस क्लासेस को सिर्फ गॉस की प्रमेय तक रोकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है वो डेरिवेशन करेंगे।
इसका अनुप्रयोग करेंगे, निगमन करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आज गॉस की प्रमेय को करा के छोड़ दे रहे हैं। इतने को आपको अच्छे से स्टडी करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करना है ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आए। चलिए बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। क्या होता है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? तो पहला तो जो है वह गॉस की प्रमेय वह बंद पृष्ठ होनी चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे सपोज हमारे पास ये इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कैसा पृष्ठ है? ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। मतलब इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा, सपोज जितना आवेश है, मान लिया प्लस की आवेश है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत फ्लक्स होंगी, मीन्स जितनी बल रेखा ई होंगी, उसका 1/ε0 गुना होगा। मतलब जितनी भी वैद्युत फ्लक्स होंगी, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत फ्लक्स होंगी उसका क्या कर देंगे? बटा ε0 कर देंगे। मीन्स जितना आवेश होगा उसका Q/ε0 कर देंगे। तो उसी को हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में जितना आवेश है उसका बटा ε0 गुना होता है। मीन्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट लेके रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसी को प्रूव किया जाएगा, इसी फार्मूले को, कि ये कैसे फार्मूला आया, कैसे गॉस ने इस नियम को बताया, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें और जितने भी साथी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और आज की क्लासेस को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।